नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ कर फंसी चन्नी सरकार, विक्रम सिंह मजीठिया का आरोप। चन्नी के दफ्तर में रची गई पीएम के खिलाफ साजिश, स्मृति ईरानी ने भी उठाए सवाल। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनाई 5 सदस्यों की जांच कमेटी पूरी साजिश का करेगी खुलासा। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता जारी, सेना प्रमुख नरवणे का बयान। चीन के उत्तर पूर्व में काबू में हालात, घुसपैठ को किया नाकाम। यूपी में चुनाव से पहले सपा कांग्रेस को जोर का झटका, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सपा नेता हरिओम यादव और धर्मपाल यादव बीजेपी में हुए शामिल। भारत के आगे फिर झुका पाकिस्तान, नई सुरक्षा नीति में कहा 100 सालों तक भारत के साथ नहीं करेगा बैर, कश्मीर मुद्दे पर भी नहीं करेगा बात। सबसे पहले बात बेनकाब हुई चन्नी सरकार पर। पीएम की सुरक्षा में चूक पर शिरोमणि अकाली दल के नेता और बीजेपी ने चन्नी सरकार को घेर लिया है। विक्रम सिंह मजीठिया ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि पीएम की सुरक्षा में सेंध की साजिश चन्नी के दफ्तर में रची गई थी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी है। उन्होंने पंजाब पुलिस से सवाल किया कि पुलिस के अधिकारी किस बड़े नेता के इशारों पर काम कर रहे थे। सर, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सही साबित हो रहे हैं कांग्रेस पर? देखिए, तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि ये कोई चूक नहीं थी बल्कि एक साजिश थी। एक के बाद एक सबूत, एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, उससे तो बिल्कुल साफ ही हो गया है। और जो मजीठिया साहब ने जो आरोप लगाए हैं, इसमें दम है। भाई, अचानक कैसे ऐसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाएं, चीफ मिनिस्टर भी ना पहुंचे? जो प्रोटोकॉल है, डीजीपी जिसके कंधे पे पीएम के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी, वो भी नदारद, वो भी प्रोटोकॉल के खिलाफ। किसने इतनी हिम्मत दे दी भाई डीजीपी को? किसके इशारे पे आप नहीं पहुंचे भटिंडा एयरपोर्ट प्रधानमंत्री को रिसीव करने? कहाँ गया था ये चीफ सेक्रेटरी? इन तीनों का होना प्रोटोकॉल के मुताबिक था। तीनों एक अचानक से गायब, एक साथ सारे लोग। चन्नी साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे कोरोना का शक लग रहा था, इसलिए मैं आइसोलेट कर रहा था। और जब ये बवाल मचा, फौरन 2 घंटे के बाद जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते, हजारों प्रेस वाले वहां पे सामने, तब आपको आइसोलेशन का ध्यान नहीं आया। एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। और होता यह है कि ये 11 के 11 झूठ आखिर में सब पकड़े जाते हैं। यही इनके साथ हो रहा है। अब नए जो स्टिंग ऑपरेशन में जो खबर आई, सबको सब कुछ मालूम था समय से पहले। और चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने और इनके प्रवक्ताओं ने टेलीविजन पे आकर के सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। और इस झूठ का पर्दाफाश तो हो चुका है। लेकिन स्मृति ईरानी जी से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि भाई, इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतना बड़ा, जिसको सेंधमारी इसको कह सकते हैं, हो गया, सरकार एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर पाई? भाई, लोग आपको वोट देते ही क्यों हैं? बहुमत की सरकार क्यों बनती है? जब आप इतने इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर सरकार नहीं गिरा सकते, एक चपरासी को सस्पेंड नहीं कर सकते, तो फिर बाकी क्या उम्मीद की जाए? जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सुप्रीम एक्शन पर। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच 5 सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक भी लगा दी है। इस कमेटी में इंदु मल्होत्रा के अलावा डीजी एनआईए, डीजी चंडीगढ़ और पंजाब के एडीजीपी शामिल हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जल्द से जल्द मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड
कमेटी के चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंप दिए जाए और जल्द से जल्द इस केस की रिपोर्ट तैयार किए जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है, वो इस जांच की किस एंगल से जांच करेगी? अब पता नहीं किस एंगल से जांच करेगी। सब कुछ तो खत्म हो चुका। मुझे इस तरह के जांच कमेटी पर कोई भरोसा नहीं होता। रीजन, कब तक रिपोर्ट आएगी, कब क्या होगा नहीं होगा। आप एनआईए के वर्किंग अधिकारी को आप इसमें शामिल आपने कर लिया, चंडीगढ़ के डीजी को आपने इसमें शामिल कर लिया, पंजाब पुलिस के एक शख्स को शामिल कर लिया। कौन किसको क्या बताएगा नहीं बताएगा, बात बहुत ही सिंपल सी है। सरकार से चूक हो गई, आप लेट करेंगे एक्शन में तो वो तो मामला फंस जाएगा जी। इस पे राजनीति शुरू हो गई, यही शर्मनाक है सबसे। भाई, प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुई है, यह साजिश है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। भाई, सरकार हम लोग चुनते क्यों है? सरकार की व्यवस्था है कि किस लिए? ये इतनी सारी जांच एजेंसियां हमने क्यों पाल रखे हैं? जब हर चीज में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज ही वो उसकी जांच करने बैठ जाएगा। आर दे इक्विप्ड विद दिस? क्या उनको इस तरह की उसके वो मास्टर है क्या? मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है जिस हिसाब से इस केस को इतना लाइटली लिया गया। भाई, जांच कमेटी तो किसानों के लिए बनाई थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने, कोई सुना नहीं, हटा दिया, नहीं मानते। इतनी सारी चीजें हुई इस दौरान, कोर्ट की तरफ से किसानों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। ये रोड के ऊपर आम जनता के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बुलडोजर चलाते रहे और ये कोर्ट सोती रही। वहां नक्सली घुस गए, खालिस्तानी घुस गए, तिरंगे का अपमान हो गया, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट सोती रही। अचानक से आप जाग जाते हो और जरा सा कोई पॉलिटिकल सेंसिटिव मसला होगा, तुरंत ये कह देगी भाई सरकार अपना पोजीशन बताओ। तो ये सरकार की गलती है, सरकार की कमजोरी है, सरकार की चूक है। मोदी सरकार को इस घटना के फौरन 1 घंटे के अंदर बड़े बड़े एक्शंस लेने थे। जो चूक हो गई, तो एक तो सुरक्षा में चूक हुई और दूसरा सुरक्षा में चूक के बाद जो कार्रवाई होनी थी उसमें भी बहुत बड़ी चूक हो गई। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चीन पर एक्शन की। भारत और चीन के बीच चल रही 14वें दौर की सैन्य वार्ता के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने प्रेस वार्ता की है और देश में सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसमें प्रगति देखेंगे। हालांकि आंशिक रूप से डिसएंगेजमेंट हुई है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। सेना प्रमुख ने आगे ये भी कहा कि पिछले साल जनवरी से हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है। उत्तरी सीमाओं पर हमने एक ही समय में बातचीत के जरिए उच्चतम स्तर की परिचालन तैयारियों को बनाए रखना जारी रखा है। सर, भारत और चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता चल रही है, क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, आज जो नरवणे साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एनुअल आर्मी चीफ का वो होता है, वो हर साल, आज बहुत ही कंफर्म होकर के कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी, ये जो चीन के दलाल पत्रकार, पैसा खाने वाले वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि चीन घुस आया है तो वहाँ गांव घुस बन गया है, तो इतनी किलोमीटर ज़मीन के अंदर चला आया है, वहाँ टैंक ले आए हैं, हमारी स्थिति खराब हो गई है, इन सब के ऊपर नरवणे साहब ने आज क्लैरिटी दे दी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। अब सवाल बस इतना ही है कि हम आर्मी चीफ की बात माने या चाइना का जो प्रोपेगेंडा मशीन है ग्लोबल टाइम्स, जो इन वामपंथियों के लिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए वो गीता की तरह हो जाता है कि वहाँ कुछ छप गया तो सही मान लेते हैं। तो आज देश बड़े चैन से सो सकता है, बॉर्डर सुरक्षित है। दूसरी बात उन्होंने कही कि घुसपैठ में बहुत ही कमी आई है। ये जो उत्तर और पश्चिम बॉर्डर्स के बारे में आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, इसका मतलब ये है कि चीन के बॉर्डर्स और पाकिस्तान से जुड़े हुए बॉर्डर, जम्मू कश्मीर में आतंकी और घुसपैठियों का आना जाना कम हो गया है और उस पर हम बहुत ही ज़्यादा, हिंदुस्तान की सेना जो है मुस्तैदी से उसको गार्ड भी कर रही है। प्लस
एक बात और उन्होंने कही कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो मसला है उसमें भी पूरी तरीके से नियंत्रण में है स्थिति। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो चिंताएं विपक्ष के लोग अफवाह के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो उड़ाते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। अब उन्होंने जो बात कही कि जो चीन के साथ जो 14वीं दौर की जो बातचीत हो रही है, तो उसको लेकर के भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्थिति अभी खतरा टला नहीं है, उधर भी सेना है, इधर भी सेना है, इक्वल डिप्लॉयमेंट हमने भी कर रखा है, उधर भी डिप्लॉयमेंट है और बातचीत भी जारी है। एक बात के लिए इस सरकार और इंडियन आर्मी को सैल्यूट करना पड़ेगा। चाइनीज गेम जो है कि आप आर्मी को खड़ा करके बातचीत को लंबा कर दो, दुश्मन थक जाएगा बातचीत करते करते, और उसके बाद अपने मूव को चल दो। ये चाइनीज गेम को इंडियन आर्मी और इस सरकार ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो बात होने दिया जाए, चलते दिया जाए, लेकिन डिप्लॉयमेंट में कोई कमी नहीं होगी। 1 इंच भी चीन को हिंदुस्तान के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आज यही इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल था। जी डॉक्टर साहब, अब बात सपा को लगे बड़े झटके पर। चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में राजनीतिक दलों में भगदड़ मच गई है। जहां एक और बीजेपी छोड़ स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की खबर आ रही है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सपा विधायक हरिओम यादव और सपा नेता धर्मपाल सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर हरिओम यादव ने आरोप लगाया है कि मेरा सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। सर, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही सपा के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया है। ये तो सम्मान जिनको नहीं मिला है वो समधी जी हैं मुलायम सिंह यादव के। खैर, ये राजनीति है। चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे लोगों के टिकट कटेंगे, बहुत सारे लोग वो अपने हिसाब से राजनीतिक मूव्स करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग जो छोटे लेवल के लीडर होते हैं, वो कोई वैचारिक कमिटमेंट उनमें नहीं होता। उनकी बुद्धि बस इतनी तक है कि हम किस पार्टी से लड़ें, कहाँ से हम चुनाव जीतेंगे, कहाँ हमारा ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ मेरे बेटे को भी टिकट मिल जाए, मुझे भी टिकट मिल जाए, मेरी बेटी को भी टिकट मिल जाए, पूरा परिवार हमारा सेटल हो जाए। वो उस ख्याल से अपनी रणनीति तय करते हैं। ये जनरली कास्ट लीडर्स होते हैं, मोहल्ले टोले के, किसी कंस्टिट्यूंसी के, किसी इलाके के, फला जाति के लीडर होते, कोई मास लीडर नहीं होते। उन्हीं का आना जाना लगा रहता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, अब अचानक से उसको कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़ गए। अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। गिरफ्तारी वारंट किस लिए जारी होगा, उसमें राजनीति होगी। कल आप देखिएगा कि वो इसलिए कि जब ये बीएसपी में थे, मतलब ये सारे लीडर इस तरह के होते हैं कि हर घाट का पानी पी करके आए हुए हैं। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उन्होंने आरएलडी का भी घाट पानी पिया, ये बीएसपी का भी पानी पी चुके, बीजेपी का भी तक पी रहे थे, अब समाजवादी भी पीने गए हैं। तो ये तो हर पार्टी में अगली बार जब चुनाव होंगे तो वो मालूम चलेगा भाई कांग्रेस पार्टी में भी चले गए, और उसके बाद भी अगर वो राजनीति में रहे तो मालूम चलेगा आम आदमी पार्टी केजरीवाल के दरवाजे पर जाकर के पानी पी रहे हैं। तो ये नेताओं का यही चरित्र है। अब दिक्कत क्या हुई कि जब वो बीएसपी में थे तो उसकी भाषा बोलते थे, तो देवी देवताओं का उन्होंने बहुत बड़ा अपमानित बयान उन्होंने दिया था और हिंदुओं से कहा था कि पूजा पाठ मत करना। तो उस समय 2016 में ही उनके ऊपर केसेस हो गए थे, और जब केस हो गए इनके खिलाफ तो उन्होंने स्टे ले लिया। 6 तारीख को, उस समय वो बीजेपी में ही थे, इस्तीफा नहीं हुआ था, तो 6 तारीख को कोर्ट ने उन्हें फिर तलब किया कि भाई 12 तारीख मतलब आज आप कोर्ट पहुँचे, लेकिन राजनीति से फुर्सत मिले तब तो कोर्ट वो पहुँचे नहीं। तो वहाँ जज साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 24 तारीख को फिर आना, और नहीं आए तो इस बार तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप देखिए किस हिसाब से राजनीति चलती है। मैंने ये कहानी इसलिए बता दी क्योंकि इस पर अफवाह फैलाई जाएगी, प्रोपेगेंडा होगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी और तुरंत गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। तो ये समझने के लिए कि ये आम चीज़ है। बंगाल में भी चुनाव हो रहे थे तो यही आना जाना लगा हुआ रह रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी में लोग भाग रहे थे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी जीती तो नहीं। ममता बनर्जी क्लीन स्वीप करके चली गई। तो यूपी वही हाल जो है, जो बंगाल में जो हुआ वही हाल
बिल्कुल वो यूपी में होता नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर झुके पाकिस्तान पर। भारत की सख्ती के आगे एक बार फिर पाकिस्तान झुक गया है। पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति में कहा है कि वो भारत के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहता है। सुरक्षा नीति में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है। पाकिस्तानी एक अधिकारी ने नई सुरक्षा नीति को लेकर कहा है कि लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बिना ही भारत के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के लिए पाकिस्तान की तरफ से रास्ते खुले हैं। डॉक्टर साहब, अचानक से पाकिस्तान के सुर इतने बदल क्यों गए हैं? अब देखिए, पुरानी कहावत है, अच्छा नहीं लेकिन फिर भी कह देता हूं कि नंगा खाएगा क्या और पहनेगा क्या। यही दिक्कत पाकिस्तान की है। पैसे हैं नहीं, भी कोई दे नहीं रहा, और ये हिंदुस्तान से कंपटीशन करते करते खुद को इतना तबाह और बर्बाद कर चुका कि अब तो वहाँ के लोग भी सरकार और आर्मी को तो कह सकते थू थू कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर आप बन गए और वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। सैलरी देने के लिए आपको भीख मांगना पड़ता है। भीख भी बहुत ही जिसको कह सकते हैं बेइज्जती के साथ दी जाती है। IMF ने मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, चीन ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया, UAE ने मना कर दिया, पूरी दुनिया ने मना कर दिया। और ये अकड़ है कि जाती नहीं, भाई कश्मीर कश्मीर करेंगे। अब जब तक ये सरकार है, ये भी समझ लीजिए, जब तक ये मोदी सरकार हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। उसकी कई सारी वजह हैं। एक वजह, ये जो दिल्ली के लुटियन गैंग के लोग व्हाट्सएप पे इमरान खान को टेक्स्ट भेजते हैं कि आज ये भाषण दे देना। इमरान खान ने डिप्लोमेसी की सारी सीमाएं, लक्ष्मण रेखाओं को उसने तोड़ा है। आप यहां हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन पे आप पर्सनल अटैक करेंगे? ये कौन सी डिप्लोमेसी है? आप यहां के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर के, RSS को लेकर के आप वहां पे तंज कसेंगे? RSS का फुल फॉर्म इमरान खान को मालूम नहीं होगा। ये दिल्ली के दलाल पत्रकार वहां से व्हाट्सएप करके भेजते हैं कि ये बयान दीजिए। मोदी को परेशान करना है तो चीन को भी साथ में ले लेना है, पाकिस्तान को भी साथ में ले लेना है, खालिस्तानियों को भी साथ में ले लेना है, नक्सलियों को भी साथ में ले लेना है। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं, इससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उसको लगा कि भाई सरकार जीत जाएगी। सरकार की विदेश नीति, मोदी सरकार की, वो एक पॉइंट पे रही कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने कैसे नंगा करना है, कैसे आइसोलेट करना है, कैसे अलग थलग कर देना है। और इसमें पूरी तरीके से भारत की सरकार वो सफल हुई है। पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, टेररिस्ट नेशन की तरह जाना गया। फिर धीरे धीरे इकोनॉमिकली और कल्चरली जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान को विलन बता दिया गया। आसपास के जितने भी जो CIS और एशियन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें भी पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया। चीन के अलावा 2 राष्ट्र और थे, टर्की और मलेशिया। तो मलेशिया और टर्की दोनों को भी अलग करने में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब रही है। तो अब चारों तरफ से पाकिस्तान जो घिर गया है, अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ खाना पानी या एक साथ इस देश को रखना है, तो ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। अभी तो इनकी पार्लियामेंट के अंदर वो जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है, उसमें ये बात लिख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ाएगा और यहाँ से कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।